हेलो प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे मित्रों। ठीक, मैं विक्रम सिंह आपके लिए भौतिक विज्ञान हिंदी मीडियम। ठीक, और हमारा जो अध्याय चल रहा है वो चल रहा है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, है ना। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं इस अध्याय में आगे, और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो तो इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट हैं। भौतिक विज्ञान का बिल्कुल निचोड़ है इस चैप्टर में, जगह जगह। मतलब आप ये मान के चलिए, वर्क एंड एनर्जी, पावर। ठीक, कार्य और ऊर्जा के परिवर्तन को जो व्यक्ति प्रकृति में समझ लेता है, प्रकृति पे उसको लगा लेता है, नेचर में उसको समझ लेता है, ये मान लीजिए कि वो व्यक्ति फिजिक्स का आदमी होता है, द मैन ऑफ फिजिक्स। यानी फिजिक्स का मतलब है कि हम ऊर्जा के परिवर्तन को समझ लें, कहाँ पर ऊर्जा का नुकसान होता है, कहाँ पर नहीं होता है, कोई कार्य करते हैं ऊर्जा में कैसे जाता है। अगर इसको समझ लिया जाए तो ये है द मैन ऑफ फिजिक्स। इसे कहते हैं भौतिक विज्ञान का व्यक्ति, भौतिक शास्त्री, है ना, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यही अध्याय सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली हमारे जीवन में, प्रायोगिक रूप से हमारे जीवन में काम आने वाला अध्याय है। ठीक, अब शुरू करते हैं। अब ले रहे हैं कार्य और ऊर्जा का प्रमेय, यानी कार्य को ऊर्जा में किस प्रकार बदला जाता है उस पर बात करेंगे, और कुछ उदाहरण दूंगा। उन उदाहरणों से ये स्पष्ट करूंगा कि किस प्रकार अंकिक प्रश्नों में या पूछे गए सवालों में किस प्रकार ये काम करता है। ठीक, तो कार्य और ऊर्जा का प्रमेय, है ना, ऐसे लिख देते हैं, कार्य और ऊर्जा का प्रमेय, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो, ये बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये आ गया कार्य और ऊर्जा का प्रमेय। अब इसको बनाते हैं। पहले सबसे देखो, पहली बात क्या है, कौन सी ऊर्जा की बात करेंगे, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कार्य की बात करेंगे। दोनों प्रकार की ऊर्जाओं से कार्य को जोड़ेंगे। तो सामान्यतः हम क्या करते हैं, हम कार्य और गतिज ऊर्जा को जोड़ देते हैं और स्थितिज ऊर्जा को भूल जाते हैं। बड़ा जुल्म हो जाता है, बड़ा अन्याय हो जाता है हमारे साथ, ऊर्जाओं के साथ नहीं। ऊर्जाएं तो प्रकृति में रहती हैं, हमारे साथ बड़ा जुल्म हो जाता है, हम रह जाते हैं, हम बात को समझ नहीं पाते। तो हम दोनों से जोड़ेंगे और दोनों को उदाहरण सहित समझेंगे। तो पहला कार्य और गतिज ऊर्जा की हम बात करेंगे। तो पहले मैं जोड़ रहा हूं कार्य और इसके साथ जोड़ रहा हूं गतिज ऊर्जा को। ठीक, सबसे पहले इसको जोड़ता हूँ। अब देखो, कार्य और गतिज ऊर्जा। अब कार्य क्या है, अगर कार्य को देखें, शुरू करते हैं कार्य से। तो कार्य क्या होता है, ये होता है W। अगर W को देखें तो क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, विस्थापन ds, थोड़ा सा विस्थापन। बल नियत हो सकता है, प्रतिवर्ती या परिवर्तित बल हो सकता है, परिवर्तनीय बल हो सकता है, जैसा भी चाहो, बदलने वाला बल हो सकता है, जो भी है। अब ये जो इस प्रकार देखें, बल की दिशा में विस्थापन मान के चलें, या ऐसे ही इसको सदिश राशि के पदों में लेकर चलें। ठीक, तो कैसे करते हैं, बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, और ये हो गया विस्थापन। अब त्वरण को देखें, त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर, तो ये हो गया dv/dt, और ये हो गया विस्थापन। तो देखो, यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, विस्थापन बटे समयांतराल। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे वेग, तात्कालिक वेग, ये हो गया v, और ये है dv, इसको लिख देंगे dv, ऐसे। अब v और dv, वेग का परिवर्तन वेग की ही दिशा में, तो सही बात है, ये बन गया अदिश राशि, यानी दोनों का अदिश गुणनफल कर दें तो क्या हो जाएगा,
वी डी वी। तो इसका मतलब ये समाकलन बन गया एम वी डी वी, और इसको लिख देंगे प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v। इसको हल करते हुए चलेंगे, ये बन गया कार्य एम वी यानी v स्क्वायर बाई 2 और सीमाएं प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v। हल करेंगे, ये हो गया बाई 2 बाहर लेंगे, अंतिम वेग डालेंगे पहले, फिर प्रारंभिक वेग डालेंगे समाकलन की सीमा में, तो हल कर देंगे इसको। एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2, ये हो गई अंतिम गतिज ऊर्जा, इसको लिख देंगे के फाइनल। ये होगी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, इसको लिख देंगे के इनिशियल। ये हो गया कार्य। ठीक, अब एफ क्या हो गया? आरोपित बल, लगाया गया बल। ठीक, आरोपित बल, लगाया गया बल या लगा हुआ बल, दोनों बातों पर विचार करेंगे। ये कुल मिलाकर आरोपित बल है, तो हमने कहा भाई लगाया हुआ बल है। जरूरी नहीं है, लगा हुआ बल भी हो सकता है, लगा हुआ बल भी हो सकता है। अब लगे हुए बल से भी बात कर सकते हैं, लगाए गए बल से भी बात कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये वो बल है जिसके कारण कार्य होता है। तो आरोपित बल हो सकता है या अपने आप लगा हुआ बल हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये वो बल है जिसके कारण कार्य होता है। सरल। अब मैं दोनों बातों पर जिक्र करूंगा आपके साथ में, दोनों बातों की पर मैं चर्चा करूंगा कि लगा हुआ और लगाया हुआ बल दोनों अलग अलग तरीकों से मैं दिखाऊंगा आपको कैसे काम करता है। अब हम दो उदाहरण लेते हैं। एक हम लेते हैं, एक रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर एक कार बना लेते हैं हम। ठीक, इस प्रकार एक कार बना लेते हैं। देखो, ये बना ली हमने कार, और ये बना ली हमने कार कुछ इस तरीके से। ठीक, ये बना दी हमने कार। इस कार पर कार के इंजन द्वारा लगाया गया बल आगे की तरफ, ये हो गया F। ठीक, प्रारंभिक वेग u हो गया 0, और कार मान लीजिए पहुंच गई यहाँ पे, ऐसे कार यहाँ पहुंच गई, और ये हो गया कार का अंतिम वेग v, और ये हो गया कार में विस्थापन। ठीक, तो इंजन द्वारा लगाया गया बल। अब इससे क्या पता, देखिए बल और बल की गुणा में विस्थापन, तो कितना कार्य होगा? कार्य बराबर डेल्टा के, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो कैसा हुआ? कार्य हो गया एफ एस, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन एम वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो इससे मिल जाएगा 2Fs बटे m, और ये मान आ जाएगा किसका? कार की चाल या कार के वेग का परिमाण आपको प्राप्त होगा। लगाया गया बल है, बाहर से लगाया है। अब बात करते हैं लगे हुए बल की। अब मान लीजिए कोई वस्तु विराम अवस्था से गिरती है, प्रारंभिक वेग मान लेते हैं u 0, वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं m, और नीचे की तरफ गिरती है, और यहाँ गिर के यहाँ तक पहुँच जाती है। यहाँ पर किसी वेग v से चल रही है, और कितना गिरी है? ऊंचाई गिरती है h। वस्तु पर लगा हुआ बल है उसका भार, ये है mg के बराबर। ये है लगा हुआ बल। ठीक, अब
लगे हुए बल द्वारा वेग मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। तो कैसे? वस्तु पर किया गया कार्य लगे हुए बल द्वारा mg, और नीचे ही विस्थापन है, नीचे ही बल है, तो कार्य हो गया mgh। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन v² माइनस 0 का स्क्वायर। अंतिम वेग क्या है? v। अंतिम वेग का परिमाण क्या है? v। और प्रारंभिक वेग क्या माना? 0 नहीं है। मान लो आपने फेंक दी नीचे को, तो जिसकी उसका जो भी मान होगा वो लगा देना आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो क्या मिलेगा, m हट गया तो 2gh है ना का वर्गमूल, ये मिलेगा आपको वेग का परिमाण, यानी चाल यहाँ पे कितनी होगी। बात समझ गए? लगा हुआ बल या लगाया हुआ बल, दोनों के लिए काम करती है ये चीज़। अब अगर दोनों बल साथ साथ काम करते हों, लगा हुआ बल और लगाया हुआ बल, दोनों पे देखते हैं। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं दोनों बलों का। अब उसके लिए क्या करते हैं, एक तल मान लेते हैं, क्षैतिज तल। ऐसे, ठीक। और एक वस्तु को खिसका देते हैं। मान लो वस्तु पहले यहाँ थी, ऐसे, और वस्तु को यहाँ ले गए, और इस पर एक बल लगाया आगे की तरफ F बल लगाकर, और जो वस्तु में विस्थापन किया उसको मान लेते हैं आगे की तरफ, ये S हुआ। ठीक, वस्तु पर पीछे की तरफ लगा हुआ है घर्षण बल। ठीक, वस्तु का द्रव्यमान है m। ठीक, देखो सारे बल लग गए। यहाँ पर जो वस्तु का वेग है वो मान लिया u, जो कि 0 है। यहाँ पर जो वस्तु का वेग है वो v है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ लगा हुआ बल भी है और लगाया हुआ बल भी है गति की दिशा में, और गति की दिशा के लंबवत लगा हुआ बल भी है। ठीक, अब देखिए कैसे। अब यहाँ पर क्या करें कि अगर हम लगे हुए बल की बात करें तो कौन सा बल है? लगा हुआ। तो लगा हुआ बल वस्तु पर देखें, लगे हुए बल, तो वस्तु पर ऊपर की तरफ लगा हुआ बल है अभिक्रिया, अभिलंब, प्रतिक्रिया। अभिक्रिया बोल दिया मैंने, केमिस्ट्री है। ऊपर की तरफ लगा हुआ बल है अभिलंब प्रतिक्रिया, जो कि इसके भार के बराबर है। नीचे की तरफ वस्तु का भार पड़ रहा है इस क्षैतिज तल के ऊपर, है ना, इसके ऊपर ये अभिलंब प्रतिक्रिया। सामान्य स्थिति में माना जाए, अगर ये क्षैतिज तल है और ये विराम अवस्था में है ऐसा मान लें, या फिर इसमें कोई त्वरण नहीं है ऐसा मान लें, तब जैसा कि हम सामान्य स्थिति में मानते हैं, ये हो गया। अब ये तो है वस्तु पर ऊपर की तरफ लगा हुआ बल, ठीक। और ये जो mg है ये वस्तु पर लगा हुआ बल नहीं है। mg जो है वस्तु का भार है जो कहाँ पड़ रहा है? क्षैतिज तल के ऊपर। यानी कि हम पर जो लगता है बल वो हमारा भार नहीं लगता, हमें हमारे ऊपर लगती है अभिलंब प्रतिक्रिया। हमारा भार लगता है फर्श के ऊपर, जमीन के ऊपर। ध्यान रखें, तो वस्तु पर लगा हुआ बल क्या है? अभिलंब प्रतिक्रिया, जो इसके भार के बराबर है। और पीछे की तरफ गति की दिशा के विपरीत लगा हुआ है घर्षण बल। वस्तु चल रही है तो घर्षण बल कैसा है? गतिज घर्षण बल। गतिज घर्षण बल का मान क्या होता है मित्रों? ये होता है म्यू के एन। एन का मान क्या है? म्यू के एम जी। ठीक, तो ये क्या है? ये है गतिज घर्षण बल का मान, गतिज घर्षण बल। ओके, चलो अब लगाए हुए बल, लगाया हुआ एक बल है आगे की तरफ, वो है F।
अब देखते हैं कार्य। लगाए हुए बल द्वारा किया गया कार्य, लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, तो इसे मान लेते हैं W1, W1 मान लेते हैं, नंबर 1 पर रखते हैं इसको। तो कितना बल लगाया तुमने आगे की तरफ F, और कितना विस्थापन किया S, तो ये हो गया FS, धनात्मक कार्य, क्योंकि दोनों के बीच में जो कोण है वो शून्य है, तो विस्थापन और बल एक ही दिशा में है, तो ये कार्य हो गया। अब लगे हुए बल द्वारा कार्य, लगे हुए बल द्वारा कार्य, तो इसे मान लेते हैं W2, W है ना, इसे मान लेते हैं W2। तो ये लगा हुआ बल देखो पीछे है, घर्षण बल है पीछे की तरफ, जिसका नाम क्या बताया हमने, F के, गतिज घर्षण बल, है ना, ऐसे। अब ये पीछे की तरफ है और विस्थापन आगे की तरफ है, तो माइनस में होगा, नेगेटिव होगा, तो कितना हो जाएगा ये कार्य, ये हो जाएगा माइनस एफ के का मान रख दें माइनस म्यू के mg s। तो ये जो कार्य है ये लगे हुए बल का हो गया। तो कुल कार्य वस्तु पर हुआ, कुल कार्य, तो वस्तु पर कुल कार्य इसको मान लेते हैं W, ये हो जाएगा W1 प्लस W2। जोड़ दें, बीज गणितीय योग, है ना। तो देखो एक प्लस का एक माइनस का है, तो कितना हो जाएगा W हो जाएगा FS माइनस, क्योंकि ये साइन जो है, ये चिन्ह जो है, ये निशान जो है, ये गिना जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू के mg s। ये वस्तु पर कुल कार्य हुआ, ठीक। अब ये किसके बराबर होगा, ये वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। वस्तु का अंतिम वेग क्या माना, v माना था। वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या माना था, 0, शून्य माना था। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, इससे यहां से तुम निकाल लोगे वस्तु का वेग, अंतिम वेग, यानी v का मान 1/2 इधर लाएंगे, m को नीचे लाएंगे, fs वफs हल करेंगे तो पता लग जाएगा वस्तु का वेग कितना है। तो दोनों बल लगे, लगाया हुआ भी, लगा हुआ भी, ठीक। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर, स्प्रिंग पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग के साथ एक छोटा सा द्रव्यमान जोड़ देते हैं, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु जोड़ देते हैं जो स्प्रिंग चलेगी, स्प्रिंग की ऊर्जा उसमें आएगी जाएगी, उस पर कुछ हम काम करेंगे, उसको खींचेंगे फिर छोड़ेंगे। तो स्प्रिंग के अंदर जो घटना घटती है, अब हम उस पर विचार करते हैं कार्य ऊर्जा के प्रमेय के अनुसार, ठीक। चलिए सबसे पहले बना लेते हैं एक स्प्रिंग, और स्प्रिंग की 3 अवस्थाओं को बनाते हैं, ठीक। सबसे पहली अवस्था
स्प्रिंग से इस तल पर देखते हैं, अगर ये तल बना देते हैं, क्षैतिज तल बना देते हैं ऐसे, तो यहाँ पर स्प्रिंग से एक द्रव्यमान को जोड़कर केवल रख देते हैं। यानी यहाँ पर इस द्रव्यमान को क्या किया मैंने, सिर्फ रख दिया। द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है m, और स्प्रिंग का बल नियतांक है k, और स्प्रिंग की सामान्य लंबाई है l। यानी यहाँ पर मैंने स्प्रिंग को खींचा नहीं, स्प्रिंग को मैंने दबाया नहीं, तो इस m में कोई गति नहीं होने वाली है। और ये भी मान लिया मैंने कि ये घर्षण रहित तल है, घर्षण रहित तल, ठीक। यानी घर्षण वाला कोई चक्कर नहीं है, ऊर्जा के नुकसान वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर मैंने इसको खींचा थोड़ा सा, यहाँ पर मैं इसको खींचूंगा थोड़ा सा, द्रव्यमान को मैं यहाँ तक लेके आऊँगा, इसको m को जैसा पहले बनाया वैसा ही बनाते हैं, थोड़ा सा ये बना दिया m, ठीक। अब इस m को खींचेंगे यहाँ इस स्थिति से यहाँ तक खींचेंगे, और ये खींचेंगे x 0 के बराबर, ऐसे। ये पहली स्थिति है। तो अब स्प्रिंग को खींचा हुआ दिखाएंगे ऐसे, तो यहाँ पर अब इस द्रव्यमान को यहाँ दिखाएंगे ऐसे, ठीक। अब यहाँ से छोड़ देंगे, जब यहाँ से छोड़ देंगे इस स्थिति में, तो ये स्प्रिंग जो है इस तरफ को खींचेगा, तो अब इस द्रव्यमान को यहाँ दिखाएंगे, और इसमें एक वेग दिखाएंगे इस तरफ को, यानी स्प्रिंग में जो वेग है वो इस तरफ को है ऐसे, ठीक। और स्प्रिंग की इस स्थिति को दिखाएंगे x पर ऐसे, यानी अब ये द्रव्यमान इस दिशा में चल रहा है। और यहाँ पर इस वस्तु के या इस द्रव्यमान के वेग की गणना करेंगे। क्या निकालेंगे, यहाँ पर इसका वेग भी निकालेंगे। तो कुल मिलाकर ये पूरी घटना है, दुर्घटना नहीं है। कुल मिलाकर ये पूरी घटना कैसे हुई ये देखते हैं। सबसे पहले स्प्रिंग के साथ घर्षण रहित तल पर एक द्रव्यमान रखा, उसको बल लगाकर हमने खींचा। हमने उस पर कितना बल लगाया इसकी आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि हम उसे विराम अवस्था पर रख के छोड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमने यहाँ तक खींचा, पहले रोका खींच के, उसके बाद छोड़ दिया, तो उधर स्प्रिंग खींच के चलेगा इसको। कुल मिलाकर स्प्रिंग में भरी हुई ऊर्जाओं का लेन देन है बस, ठीक। अब बात करेंगे वर्क एनर्जी, यानी कार्य ऊर्जा के अनुसार अगर हम इसको करें तो हम कैसे ये वेग या ये चाल प्राप्त करेंगे, जिससे ये किसी स्थिति में, क्या स्थिति है x, कितनी स्थिति तक खींचा गया, विस्थापन कितना x0, पहले कितना था x 0, यानी यहाँ पर जो x है वो नहीं है इस स्थिति में। तो कुल मिलाकर हम देखें कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये स्प्रिंग इसको लेके आए तो कितना कार्य करेगा। तो स्प्रिंग में लगा हुआ बल हम जानते हैं, स्प्रिंग में लगा हुआ बल होता है इस दिशा में, वो होता है kx माइनस में, यानी x आगे की तरफ माने धनात्मक, तो बल होता है पीछे की तरफ। अब ये जो बल है ये इसी तरफ को लगा हुआ है और ये चल भी इसी तरफ को रहा है। तो देखते हैं कि ये बल कितना कार्य करता है, उसके बदले में ये ऊर्जा किस प्रकार बदलती है, ठीक। अब देखिए कैसे स्प्रिंग द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य, स्प्रिंग द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य, ऐसे। तो ये कार्य कितना होगा, बदलने वाला बल है, समाकलन का उपयोग करेंगे, ठीक है। समाकलन के तरीके से निकालेंगे। तो समाकलन क्या हो गया, समाकलन हो गया यानी बल हो गया kx माइनस में और विस्थापन हो गया dx, ठीक। अब लिमिट लगाएंगे, पहले कहाँ पर था x0 पर,
अब कहाँ पर है, यहाँ से कितने पे था, x0 पे, अब कहाँ पर है, x पर। तो इस प्रकार लिमिट लगाएंगे यूँ, यानी खिंचाव को x0 और x माना। पहली लिमिट क्या है, x0, अंतिम क्या है, x। ये कार्य निकालेंगे पहले, तो निकाल लेते हैं इस कार्य को पहले। तो ये हो गया माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, और x कहाँ से कहाँ तक है, x0 से x तक है। तो ये हो गया माइनस के बाई 2, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया के बाई 2 x0 का वर्ग माइनस x का वर्ग। ये वो कार्य है जो स्प्रिंग ने इस वस्तु पर किया। अब इसके बदले में क्या हुआ, वस्तु में वेग आ गया, वस्तु में गतिज ऊर्जा आ गई। तो इसे बराबर कर देंगे गतिज ऊर्जा के, 1/2 वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का अंतिम वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग। ठीक, अब देखो वस्तु का वेग मिलेगा, तो वस्तु का वेग कितना आ रहा है, ये 1/2 काट देंगे यहाँ से। ठीक, तो कितना आ गया वस्तु का वेग, ये आएगा k/m और ब्रैकेट में x0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक, तो क्या मिल गया, ये मिल गया तुम्हारा उत्तर, आंसर। तो इस प्रकार कार्य ऊर्जा के प्रमेय का प्रयोग करके तुम अपने आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हो। अब मैं लूँगा एनसीईआरटी के कुछ उदाहरण और कुछ प्रश्न इसी पॉइंट से जुड़े हुए। पहले मैं देख लूँ कि ये वीडियो कितनी देर का हो चुका है, अगले वीडियो में करें या इसमें करें। ये वीडियो हो गया लगभग आधे घंटे का, इसमें नहीं कर रहे हैं, अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, हेलो प्यारे विद्यार्थियों, और कार्य ऊर्जा और शक्ति, ठीक, ये चैप्टर हमारा चल रहा है। और इसमें जो हम पहुंच गए हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। मैंने बताया कि भाई ऊर्जा का जो लेन देन है, अगर उसे समझ लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम भौतिक विज्ञान को समझते हैं। क्योंकि प्रकृति में देखिए ऊर्जाओं का लेन देन तो बहुत होता है, अलग अलग तरीक़ों से ऊर्जाओं का लेन देन होता है। कुछ हम कहते हैं केमिस्ट्री में, कुछ कहते हैं बायो में, तो कुछ उसमें रख दी गई है फिजिक्स में। तो अगर फिजिक्स को समझने की बात है तो देखिए फिजिक्स में अगर हम ऊर्जाओं का लेन देन समझ लेते हैं तो केमिस्ट्री बायो वगैरह का भी हो जाता है। और जहाँ तक समस्या है फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान में, वो है कि जो भौतिक विज्ञान और गणित का जो जोड़ है, जो भौतिक विज्ञान और गणित का जो संबंध है उसको समझना, यानी जो गणित के अनुप्रयोग हैं भौतिक में उनको समझना। क्योंकि सवाल जो बनता है या प्रश्न जो बनते हैं, जो पूछे जाते हैं, उसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि कुछ विद्यार्थियों के, कुछ बच्चों का गणित का जो गणित पे जो उनकी पकड़ है, जो गणित का अनुप्रयोग है, वो कमज़ोर रहता है। शायद गणित को भौतिक विज्ञान से नहीं जोड़ पाते, इसीलिए क्या होता है कि भौतिक या फिजिक्स कमज़ोर रह जाती है। दूसरा, फिजिक्स के कमज़ोर होने के पीछे और कोई कारण नहीं है। जहाँ तक मैंने समझा है, हमारी सोच गणितीय सोच नहीं होती है, हम गणित की दृष्टि से नहीं सोचते। यानी क्या लेन है, क्या लेना है, क्या देना है। मान लो किसी वस्तु की स्थिति है, उसमें उसकी स्थिति को परिभाषित करना, उस पर लगे हुए बलों को किस प्रकार जोड़ा जाता है, सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है ना। तो इस तरह की जो सामान्य जो जानकारियाँ हैं, जो फिजिक्स की जो बेसिक जानकारियाँ हैं, जो यानी फिजिक्स की जो आधारभूत भाषा है, यानी जो बेसिक लैंग्वेज है, हम उसको नहीं ठीक से समझते हैं। इसीलिए क्या होता है कि फॉर्मूले बनते हैं, सूत्र बनते हैं, हम सूत्रों को याद करने की कोशिश करते हैं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ हमारे याद रहते हैं, कुछ परीक्षा में लिख देते हैं। तो हमारी गाड़ी जैसे तैसे करके चलती रहती है। लेकिन अच्छा ये है, बढ़िया बात ये है कि जब हमें पढ़ना ही है और हमें पता है यार हमें पढ़ना तो है ही,
और हमें पास भी होना है, और जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं हमारी माता पिता के प्रति, समाज के प्रति या अपने आप के प्रति, तो हम ये जानते हैं कि वो उसमें पढ़ाई का बड़ा महत्व है। यानी सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो शिक्षा का है, पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। तो जब हमें पता है यार पढ़ाई तो ज़रूरी है और हमें करनी है, तो मेरा मानना ये है कि फिर क्यों ना हम उसको अच्छे से करें। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि ये मजबूरी है सर, ये फिजिक्स तो समझ में आती नहीं है, ये तो मजबूरी है सर, बस कुछ याद करवा दो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दो, हम पास हो जाएंगे, इससे पीछा छूट जाए। फिर भी देखिए करना पड़ ही गया ना, मान लो फिर भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना पड़ गया, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ गई, कुछ रट्टा लगाना पड़ गया, दुखदाई रहे, परेशान रहे, टेंशन बनती रही पेपर तक, एग्ज़ाम के टाइम तक, तो फिर भी पढ़ना तो फिर भी पड़ गया। तो मेरा मानना यह है कि कुछ इस तरीके से पढ़ो कि जो भौतिक विज्ञान है, जो फिजिक्स है, वो दुखदाई ना हो, वो सुखदाई हो, वो अच्छा हो। जब हम उसे पढ़ें हमें उसमें राहत मिले, हमें ऐसा लगे कि खुशी मिली, यार चलो कुछ समझ में आया मेरी, तो मुझे खुशी मिली। तो जब हमारी समझ में कुछ चीज़ें आने लगती है, हमारा अपना आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, हमें कुछ प्राप्त हो रहा होता है, जैसे हमारी समझ में कुछ आ जाता है तो हमें लगता है यार रिलैक्स मिलता है, यार हमें कुछ प्राप्त हो गया। तो वो जो रिलैक्स है, जो प्राप्त होने का रिलैक्स है, वो हमें मिले। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है कि यार मजबूरी बनाकर मत पढ़ो, मजबूरी से मत पढ़ो। पढ़ना है, ज़रूरी है, बस जैसे हमें खाना खाना है, ज़रूरी है, हम खाना नहीं खाएंगे तो भूख से मर जाएंगे। या हमारे डेली लाइफ में जो चीज़ें हैं, वो हम जो डेली लाइफ में काम कर रहे हैं, नहाना है, धोना है, खाना है, पीना है, जो सोना है, ये सब चीज़ें हैं। तो जिस तरीके से हमारी डेली लाइफ की ज़रूरी चीज़ें हैं, उसी तरीके से हम मान लेंगे यार पढ़ाई भी है। और पढ़ाई में जितने भी विषय हैं, जो सब्जेक्ट हैं हमारे, भौतिक है, रसायन है, गणित है, बायोलॉजी है, जो भी है, वो भी हमारे इंटरेस्ट में होने चाहिए, हमें रुचि आनी चाहिए। अब हमें इंटरेस्ट नहीं आता, सबसे बड़ी बात यह है, इंटरेस्ट हम नहीं आता, हमें उसमें रुचि नहीं होती। तो हमें रुचि उसमें क्यों नहीं होती, ये हमें ढूंढना चाहिए। यार मेरा मन क्यों नहीं लगता पढ़ाई में, अपने आप से पूछना चाहिए, यार ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, पढ़ाई लिखाई, मेरा इसमें मन क्यों नहीं लगता। क्योंकि हम छोटे थे, हम भी 9th-10th में पढ़ते थे, तो हमारा भी मन, छोटे छोटे बच्चे खेलने में ज़्यादा मन लगता है, तो हम सोचा करते थे यार हमारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। फिर कारण मिलते थे हमें कुछ, हम यहाँ लगे हैं, हम वहाँ लगे हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, यार दोस्तों में ज़्यादा बैठते हैं। यारी दोस्ती हमारी भी रही है, आपकी भी होंगी, लेकिन कितना समय हम वहाँ देते हैं, हम पढ़ाई पे कितना समय देते हैं, हमारा समर्पण क्या है, हमारे सेक्रीफाइस क्या हैं पढ़ाई के प्रति। तो जब तक हम उसे प्यार नहीं करेंगे, हम उसे चाहेंगे नहीं, पढ़ाई को, शिक्षा को नहीं चाहेंगे, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक वो हमारे लिए सुखदायी नहीं होती। जिसे हम चाहते हैं वही हमारे लिए सुखदायी होता है, जिसे हम नहीं चाहते, ज़बरदस्ती हमारे सर पर रख दिया जाता है, वो हमारे लिए दुखदायी होता है। ठीक, अब आप मान के चलिए कि आप पिता हैं, आपका एक 2 साल का 3 साल का बच्चा है। एक छोटी सी कल्पना करके बताता हूँ मैं, आप उसे कंधे पे घंटों बिठाए रख के खेलते रहिए, वो तो कहीं आपके किसी के लिए दुखदायी नहीं होता। पिता के लिए बच्चा कहीं दुखदायी नहीं होता, कहीं उसका वजन नहीं पड़ता कंधों पर। मतलब मेरे बच्चे जब छोटे थे तो बहुत खेलते थे मेरे कंधे पे, मैं बहुत खेलते थे, माँ के भी, दादाजी के भी, कोई वजन नहीं पड़ता। वजह वो हमारे लिए सुखदायी हैं, हमें सब बच्चों से हमें सुख मिलता है, माता पिता को सभी को मिलता है। तो बात ये आ गई कि जो चीज़ हमारे लिए सुखदायी है, राहत देने वाली है, वो हमें उसे वैसे बनाना है। तो पढ़ाई भी हमारे लिए वैसी है, हमें पढ़ाई के पौधे को भी, ज्ञान के पौधे को भी तो बड़ा ही करना है। जब वो बड़ा हो जाएगा, अभी सुखदायी है, पानी दे रहे हैं, मेहनत करने हैं, अभी भी सुखदायी है पौधा। जब बड़ा हो जाएगा, हमें छाया भी देगा, तब भी हमारे लिए सुखदायी होगा। तो बात क्या है कि मन ही ऐसा बनाना है, अपने मन से ही ये पूछना है, अपने आप से ही ये पूछना है कि हमारा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। अपने मन से ही पूछना है, अपने आप से ही मिलना है, अपने आप से ही बात करनी है, उसके कारण ढूंढने हैं। समझ में नहीं आता यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, समझ में नहीं आता, बाकी सारी चीज़ें तो आपकी समझ में आती हैं। खाना पीना, घूमना, यार दोस्त, सब कुछ समझ में आता है, आपकी दुनियादारी तो आपकी समझ में आती है। जैसे समझने की शक्ति तो ठीक है, बुद्धि में कोई घुसता नहीं, क्यों नहीं घुसता बुद्धि में, सारी चीज़ें तो घुसती हैं, सारी दुनिया तो बुद्धि में घुसी हुई है हमारी। पढ़ाई हमारी बुद्धि में क्यों नहीं घुसती, फिजिक्स ही हमारी बुद्धि में क्यों नहीं घुसता, भौतिक विज्ञान ही हमारी समझ में क्यों नहीं आता, गणित ही क्यों नहीं आता। तो मन क्यों नहीं लगता, समझ में क्यों नहीं आता, ये बात कोई अलग अलग बात तो है नहीं। जब मन लगेगा समझ में भी आएगा, और जब हम हिम्मत नहीं हारेंगे, उस पर लगे रहेंगे, पूरा विस्तार से सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, हम उसको पूरा समय देंगे, तो समझ में भी आएगा, है ना। तो खैर चैप्टर चल रहा था हमारा कार्य
ऊर्जा और शक्ति। और ये मैंने थोड़ा सा एक वीडियो बना दिया कि भाई समझ में क्यों नहीं आता या पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये दो बातें थी इसमें। अब हम शुरू करेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति का अगला अध्याय। और ये लगभग मैंने बात की है आपसे लगभग 7 या 8 मिनट तक, जो समझाने के लिए मैंने आपको बताया। अब शुरू करते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति का अगला जो हमारा बिंदु है जिस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो है ऊर्जा संरक्षण के नियम। ठीक, अब ये भी बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है ऊर्जा संरक्षण के नियम, इसके बारे में बात करूंगा मैं। ये हमारा बिंदु भाई ऊर्जा संरक्षण के नियम है ना, ऐसे लिख देते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम। अब बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण, यानी ऊर्जा का नाश नहीं हो सकता, ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ऊर्जा संरक्षित रहती है। किसी भी निकाय में, कण में या कणों के निकाय में ऊर्जा, कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो ये तो हम इसकी बात लिख सकते हैं भाई, किसी कण या कणों के निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो ये देखा जाए तो ये एक बड़ा ही सरल सा और छोटा सा वाक्य है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊर्जा का उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ऊर्जा का नाश नहीं किया जाता। लेकिन बात इतनी छोटी नहीं है। जब हम इसकी गहराई में जाएंगे, इस पर विचार करेंगे, तो देखो कुछ बातें इसमें सामने आएंगी। ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो सबसे पहली बात है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं किस ऊर्जा की। तो हम ऊर्जा की बात अगर करें तो हम यहाँ बात कर रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में हम दो ऊर्जाओं की सामान्यतया बात करते हैं। एक है गतिज ऊर्जा और एक है स्थितिज ऊर्जा। हम दो ऊर्जाओं की बात करते हैं, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो कुल होती है, दोनों का टोटल अगर कर दें, दोनों को जोड़ दें, तो ये नियत यानी संरक्षित बनी रहती है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट बनी रहती है। ये मान के बात चलेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, क्या ये क्यों होता है, और इसके लिए जो कण या कणों के निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, इसके लिए शर्त क्या है। ठीक, अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि शर्त जो होती है, इसकी अनिवार्य शर्त जो होती है जिस पर यह नियम काम करता है, वो क्या होती है। अब मैं लिखने जा रहा हूं अनिवार्य शर्त। अनिवार्य शर्त में क्या है कि जो कार्य हैं, अगर कोई भौतिक परिवर्तन होता है, कण या कणों के निकाय में यदि कोई भौतिक परिवर्तन होता है, कण या कणों के निकाय में यदि कोई भौतिक परिवर्तन होता है, तो वह संरक्षित बलों द्वारा होना चाहिए।
ये इसमें शर्त है, कण या कणों के निकाय में कोई भौतिक परिवर्तन होता है। अब भौतिक परिवर्तन से क्या मतलब है कि उनके जड़त्व के कारण कोई परिवर्तन होता है, उनके द्रव्यमान के कारण कोई परिवर्तन होता है, यानी न्यूटन के नियम के अनुसार कोई परिवर्तन होता है। कोई बल लगते हैं अंदर, निकायों के अंदर कोई बल लगते हैं, ठीक है, उनमें कोई आंतरिक बल है, प्रतिकर्षण बल हैं या आकर्षण बल हैं, वो काम करते हैं जिसके कारण निकायों में या कणों की स्थितियों में परिवर्तन होता है या उनके वेग बदल जाते हैं, है ना। तो जिस प्रकार का भौतिक परिवर्तन यानी जड़त्व के कारण जो परिवर्तन है वो होता है तब। अब बात आई संरक्षित बल। संरक्षित बल किसको कहा जाता है? अगर संरक्षित बल की बात करें तो संरक्षित बलों द्वारा किया गया कार्य पथ पर या पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, बल्कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो देखो, कहना तो आसान था कि कण या कणों के निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, जिसमें हमने कहा गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन बात बड़ी हो गई है। बात बड़ी क्या हो गई है कि जो भौतिक परिवर्तन है वो संरक्षित बलों के द्वारा होना चाहिए। संरक्षित बल क्या है? संरक्षित बल वह बल है जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर यानी विस्थापन पर तो निर्भर करता है, लेकिन पथ पर नहीं, रास्ते की लंबाई पर नहीं, यानी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। जब जाके ये बात पूरी होगी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम इस प्रकार बनेगा। अब बात आई कि जो संरक्षित बल हैं हमारे पास प्रकृति में, वो कौन कौन से बल हैं अगर हम देखें उनको। एक तो यह है कि हम अपने किसी बल को संरक्षित बल मान लें और उस पर विचार करें। हम ये पहले ही शर्त लगा दें कि साहब ये बल जो है संरक्षित बल है, ये हमारा माना हुआ बल है, लेकिन ये संरक्षित बल है। ये तो हो गई मानने वाली बात। अगर हम देखें प्रकृति में कि कौन कौन से बल संरक्षित बल होते हैं, तो संरक्षित बलों में कौन कौन से बल आते हैं, देखो। ठीक, संरक्षित बलों में आता है आपका गुरुत्वीय बल, यानी दो द्रव्यमान हैं हमारे पास, ये है m1 और एक है m2, इनके बीच का डिस्टेंस है r, तो बल जो होगा इनमें Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, यानी गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो संरक्षित बल होता है, प्राकृतिक जो बल है। बेसिकली प्राकृतिक बल जो होते हैं, जो प्रकृति में लगे हुए बल होते हैं, वो संरक्षित बल होते हैं। इसमें हम घर्षण बल को शामिल नहीं करते। घर्षण बल ऊर्जाओं का नुकसान करता है, पथ की लंबाई पर निर्भर करता है, हालात पर भी निर्भर करता है, वो संरक्षित बल नहीं है। बाकी गुरुत्वीय बल है या विद्युत बल है, मान लीजिए दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है r, इनके बीच की दूरी क्या है r, तो बल यहाँ पे क्या होगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार एक स्प्रिंग के बल को भी हम संरक्षित बल मान लेते हैं। मान लीजिए कोई स्प्रिंग में लगा हुआ बल है, वो बल होता है -kx, हम उसको भी संरक्षित बल मान लेते हैं, पर प्रैक्टिकली होता नहीं है। वो माना हुआ होता है क्योंकि उसमें कुछ नियम होते हैं। स्प्रिंग आइडियल है, आदर्श स्प्रिंग है, ठीक, उस प्रकार है, एक ही दिशा में खींचा जाएगा या दबाया जाएगा, उस तरह की बातें होती हैं, लेकिन ये मान लेते हैं। और फिर अपना भी कोई मान सकते हैं, अपनी तरफ से भी कोई मान सकते हैं। नाभिक के बलों की खोज में अगर हम पहुंचते हैं, नाभिक के अंदर पहुंचते हैं, या दो परमाणुओं के बीच में अंतरा परमाणुक बल जो होते हैं वो आप पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में। एक चैप्टर आएगा सॉलिड, इसी दूसरी किताब का पहला चैप्टर है, दूसरा भाग है NCERT पाठ्य पुस्तक का, उसका पहला चैप्टर है, उसमें आप पढ़ेंगे। तो वहाँ मैं बताऊंगा कि वो भी एक बल है जो बेसिकली संरक्षित बल होता है। और चुंबकीय बल हैं, चुंबकीय प्रभाव के कारण लगने वाले बल हैं, ये भी संरक्षित बल होते हैं। नाभिक के अंदर के बलों को भी संरक्षित बल माना जाता है। तो प्रकृति में मूल रूप से हम दो बलों की बात कर रहे हैं अगर, तो एक गुरुत्वाकर्षण का बल और एक विद्युत बल। इस तरह के जो बल हैं ये दोनों, ठीक, इनमें देखेंगे कि दोनों की बल 1/r² है, दोनों में अपॉन में r² है, दो कणों के बीच की दूरी जो है वो r है। इससे कोई मतलब भी नहीं है, जो r² है इसकी बात इसकी नहीं हो रही है, कुछ भी हो सकता है ये, तो इससे कोई मतलब नहीं रहा। डिस्टेंस, दूरी या बीच की किसी चीज़ से मतलब नहीं। ये बात हो जाती है संरक्षित बल में कि संरक्षित बल ऊर्जाओं का नुकसान नहीं करता, संरक्षित बल ऊर्जाओं का नाश
नहीं करता। एक तो बात ये होती है, एक संरक्षित बल में जो कार्य होता है उसके द्वारा वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, रास्ते पर निर्भर नहीं करता, रास्ते की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। तो ये जो शर्त है, जो शर्त लगी हुई है, यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक, तो अब बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो किस प्रकार लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पीछे 9th क्लास में जाते हैं और किसी वस्तु को छोड़ते हैं, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति, गुरुत्वीय बल के अधीन गति, और उस पर ऊर्जा लिख के देखते हैं कि उसमें जो ऊर्जाएं हैं वो किस प्रकार हैं। ठीक, अब इसमें बात आती है कि कोई वस्तु मान लीजिए मुक्त रूप से गिरती है या छत से फेंक दी जाती है या नीचे से ऊपर को फेंक दी जाती है, तब हम बात कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए ये है तल, इसे मान सकते हैं कि भाई ये क्षैतिज तल है। ठीक, ऐसे। ठीक, और कोई वस्तु गिरती है ऊपर से तो उसकी 3 स्थितियां बताई जाती हैं। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ से गिरती है तो एक पहली स्थिति, थोड़ा नीचे आ गई दूसरी स्थिति, और जब टकरा रही है तल पर तो ये तीसरी स्थिति। तो ये वस्तु जो है इस प्रकार, अब इन स्थितियों को नाम बताते हैं। ये स्थिति ए है, ये स्थिति बी है और ये सी है। कुल ऊंचाई इस स्थिति पर देखी जाए तो h है, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई देखी जाए तो वो मान सकते हैं छोटा h है, और इन दोनों के बीच की दूरी को अगर देखा जाए तो इसे कह सकते हैं कि ये x है। x होगा h माइनस h, इस प्रकार। और यहाँ वस्तु को छोड़ा गया तो इसका जो प्रारंभिक वेग है u a माने उसको, वो 0 है। यहाँ पर है v b, और यहाँ पर जो चाल है टकराने से पहले वो है v c, या वेग जो भी मानना चाहे ऐसे। तो इस पर हमें लिखनी है ऊर्जाएं, यानी ऊर्जा संरक्षित रहती है, हमें ये दिखाना है, ये बताना है। और ये समीकरण जो प्राप्त होगा या संबंध जो प्राप्त होगा, हम इसको फिर अपने अलग अलग तरीक़ों से अपने आंकिक सवालों में, न्यूमेरिकल्स में इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अब बात ये आई कि सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, कहाँ पे कितनी है। 3 चीज़ें हैं हमारे पास। तो सबसे पहले सबसे नीचे का, जो सबसे नीचे की स्थिति है उसकी स्थितिज ऊर्जा और को डिफाइन करें तो ये स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, मान लीजिए यू सी, और यहाँ की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी यू बी, और यहाँ की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी यू ए। तो ये हमने परिभाषित कर दी, भाई ये हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक, अगर मैं सबसे ऊपर की बात करूं, ए की बात करूं, तो स्थिति ए में कुल ऊर्जा कितनी है? स्थिति ए पर वस्तु की कुल ऊर्जा, तो ये इसे क्या किस नाम से कहें? इसे मान लें कि ये ई ए है। ऊर्जा को क्या मान लें? ई मान लें, एनर्जी है ना। और ये कितनी होगी? तो यहाँ पर देखिए वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो होगी 1/2 वस्तु का द्रव्यमान m यू ए का वर्ग प्लस स्थितिज ऊर्जा होगी यू ए। ठीक, यानी यहाँ पे जो भी वस्तु का वेग है, अभी तो 0 माना है हमने, मान लीजिए 0 ना हो तो ये वाली है। ठीक, अब बात करें कि
जब ये वस्तु गिर रही है बी पे आ गई तो बी पे कितनी होगी, तो स्थिति बी पर वस्तु की, स्थिति बी पर वस्तु की कुल ऊर्जा, तो ये आ जाएगी, देखिए ई बी 1/2 m और ये हो जाएगी वी बी का वर्ग प्लस यू बी, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर बी पे। इसी प्रकार सी पे लिख सकते हैं, तल पर टकराने से थोड़ा सा पहले, यानी तल पर जो टकरा रही है बस उसी समय, तल पर टकराने के बाद गिर गई उससे मतलब नहीं, तल पर टकराने से थोड़ा सा पहले। ठीक, अब दूसरे में देखें, स्थिति सी की बात करें, अगर स्थिति सी पर कुल ऊर्जा है ना, ऐसे लिख सकते हैं छोटा करके, तो ये हो गई ई सी 1/2 m वी सी का स्क्वायर प्लस यू सी। ठीक, अब ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो क्या कहेगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऐसे लिख सकते हैं, क्या प्राप्त हुआ हमें प्राप्त हो रहा है ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी। ये ठीक, अब हमें पता करना है कि ये जो चीज़ें हैं यू ए यू बी, इनमें किस प्रकार का संबंध है। ऐसे यहाँ बना सकते हैं। तो ऊपर की तरफ जब कोई वस्तु जाती है पृथ्वी तल से या किसी तल से जब ऊपर की तरफ जाती है तो उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसका जो परिवर्तन होता है वो होता है mgh। तो हम लिख सकते हैं इसको, इसका मतलब अगर हम देना चाहते हैं UA माइनस UB तो क्या मिलेगा, तो यहाँ मैं लिखता हूँ यहाँ पर है ना ऐसे, तो मुझे मिलेगा UA, यहाँ लिख देता हूँ UA माइनस UB, ये मिलेगा मुझे mg, और जो यहाँ ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई कितनी मानी है तुमने, ये मानी तुमने x, तो ये x मिलेगा मुझे। ठीक, यानी mgh ये एनर्जी का उच्च स्तर है, ये एनर्जी का निम्न स्तर है, ये हाई वैल्यू है, ये थोड़ी कम यानी लो वैल्यू है। अब अगर VB माइनस VC लिखूँ, UB माइनस UC लिखूँ, तो UB माइनस UC क्या होगा, ये होगा ये वाली ऊंचाई, ये मानी कितनी है h मानी है ये, तो जाएगी mgh। देखिए इस प्रकार ये ऊर्जाओं का संबंध है। ठीक, अब मान लीजिए इनमें से हम कोई एक रिलेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारे पास आ रहा है UB माइनस UC, तो देखिए ये समीकरण है हमारे पास, ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं और ये समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं ऐसे। ठीक, और जब हम बराबर करेंगे कि कुल ऊर्जा बराबर है, ये चीज़ बराबर हो गई मान लीजिए, तो हमारे पास एक टर्म आएगी UB माइनस UC, तो उसके स्थान पर क्या रखेंगे mgh। तो h के पदों में हमें जो चाल है, जो वेग के परिमाण हैं, नीचे की तरफ आ रही है वस्तु, वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। यानी यहाँ का वेग VB है तो VC प्राप्त हो जाएगा, VB मालूम है VC मिल जाएगा, VC मालूम है VB मिल जाएगा। इसी प्रकार जब हम समीकरण नंबर 1 और 2 को लगाएंगे तो UA माइनस UB लगेगा, वो भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही हम UA माइनस UC पे जाना चाहते हैं तो भी प्राप्त हो जाएगा। UA माइनस UC के बीच में जो पूरी ऊंचाई है वो बड़ा h है, देखिए ये रही। ठीक, तो इसी प्रकार इन समीकरणों की मदद से हम वेग की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये क्या है, ये साधारण सा एक समझाने का तरीका है। कोई वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है या फेंक दी जाती है, मान लीजिए आपने UA को 0 नहीं रखा, आपने फेंक दिया नीचे की तरफ, तो UA का जो मान है जो आपने नीचे की तरफ फेंका है वो यहाँ इसमें पुट करेंगे, डाल देंगे वैल्यू। और अगर मान लीजिए आपने यहाँ की वस्तु को ऊपर भी फेंक दिया है तब भी वापस आएगी, तो यहाँ इसी वेग से आएगी दोबारा, तो भी ये नियम लागू होता है, क्योंकि इसमें जो लगा है वेग का परिमाण लगा है, उसकी दिशा नहीं लगी है, चाल लगी हुई है, तात्कालिक चाल। तो आपने किसी वस्तु को, मान लीजिए मैं किसी वस्तु को यहाँ से ऊपर फेंक दूँ
तो यहाँ से नीचे नीचे हाइट h हो, x हो, जो भी हो, उस पर भी ये नियम लागू होता है। क्योंकि जब मैं किसी वस्तु को यहाँ से ऊपर फेंकूंगा किसी चाल से, यूए से, तो जब वस्तु ऊपर से घूम के आएगी तो फिर इसी चाल से नीचे की तरफ आ जाएगी। तो यानी छोड़ा जाए, यूए से नीचे फेंका जाए, यूए से इसी स्थिति में से ऊपर फेंक दिया जाए, तो यहाँ इस स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जब वो वस्तु ज़मीन पर गिरती है, यहाँ से नीचे नीचे, मान लीजिए ऊपर फेंका तो ऊपर घूम के आ रही है, ऊपर की बात नहीं, सिर्फ यहाँ से नीचे नीचे देखा जाए तो ऊर्जा के ये समीकरण काम करते हैं। ठीक, अब एक छोटा सा अंकीय उदाहरण देकर देखते हैं, इस समीकरणों को लगाकर देखते हैं किस प्रकार निकालते हैं। बिल्कुल साधारण सा एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए ये बना लेते हैं एक बिल्डिंग और ये बना लेते हैं ज़मीन, ऐसे है ना, ये बिल्डिंग बना लेते हैं। ठीक, इस बिल्डिंग से जो है किसी वस्तु को फेंकेंगे, अब मान लीजिए इस बिल्डिंग से किसी वस्तु को फेंकते हैं, या हमने बिल्डिंग बनाई ऐसे, और ये बना दिया हमने ज़मीन को बनाया ऐसे, और ये बिल्डिंग हमने इस प्रकार बना दी, देखो ऐसे। ऐसे बना लिया मान लो, है ना। ठीक, अब किसी वस्तु को फेंकते हैं ऊपर की तरफ, मान लो यहाँ से किसी गेंद को हमने फेंक दिया, कोई बॉल है हमारे पास मान लीजिए, इस प्रकार इसको हमने ऊपर की तरफ एक वेग दे दिया यहाँ से, और ये दिया मैंने u दिया, ये दिया यहाँ पे स्थिति मानते हैं a, ये दिया मैंने u_a ऊपर की तरफ, ये दिया 20 मीटर पर सेकंड, और जो g का मान है वो बताया जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ऐसा है। अब ये वस्तु पहले तो ऊपर ही जाएगी, यहाँ तक मान लीजिए वस्तु पहुँचती है, और यहाँ से वस्तु जो टॉप पे पहुँच जाती है, यहाँ पे जो हाइट है ये वाली, ये स्थिति मान लेते हैं b है, और ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, इसको h मान लेते हैं, और यहाँ पे जो वेग होगा वो होगा u_b, वो हो जाएगा 0, उसको u मान लें या v मान लें, जो भी आप मानना चाहें। ठीक, अब ये वस्तु फिर नीचे गिरेगी और यहाँ ज़मीन पर आएगी, तो जब ये ज़मीन पर टकरा रही है, यहाँ पर टकराने से ठीक पहले यहाँ पर जो चाल मानेंगे इसकी वो मान लेते हैं, इस स्थिति को c मान लेते हैं, वो मान लेते हैं vc। ठीक, और जो बिल्डिंग की ऊंचाई है उसको मान लेते हैं कि ये h है ऐसे, और जो h है, h का मान बता देते हैं 100 मीटर। 100 मीटर की ऊंचाई से और ऊपर की तरफ फेंका गया, इस प्रकार का ये सवाल है। ठीक, तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि जब यहाँ से हमने फेंका 20 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर फेंका, तो कितनी ऊंचाई तक जाएगी, h का मान क्या होगा। हम ऊर्जा के समीकरणों को a, b, c तीनों पर कुल ऊर्जा जो है वही रहेगी, नियत रहेगी, संरक्षित रहेगी, ये हम लगा सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे नीचे के
बिंदु को हम लेते हैं, सबसे नीचे के लेवल को लेते हैं, क्योंकि जिससे नीचे वस्तु जा नहीं रही वहाँ से लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे नीचे के तल के बिंदु को हम लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम मानते हैं, यहाँ पर करते हैं कि स्थितिज ऊर्जा है वो है UC, यहाँ की स्थितिज ऊर्जा है UB और यहाँ की स्थितिज ऊर्जा है UA। ये हमने मान लिया। अब हम देखते हैं कि UA, ये वाली UA है ना, इसको UA मानो, इसको UB मानो, है ना, ये रखा ऐसे। अब जब हम समीकरण लिखते हैं ऊर्जाओं के संबंध, कुल ऊर्जा का मान लिखते हैं जब हम, तब कैसे लिखेंगे? अब कुल ऊर्जा बराबर, यानी ये तो बात पक्की है कि EA बराबर EB बराबर EC, ये बात तो पक्की है। अब कुल ऊर्जा अगर A पर देखी जाए तो कुल ऊर्जा A पर, तो इस तल से ले लेते हैं, मान लीजिए इसी तल के सापेक्ष ले लेते हैं, मान लीजिए इसी तल के सापेक्ष लेते हैं, क्योंकि सबसे नीचे का जो तल है वो यही है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो है इसकी mgh, और यहाँ पर जो वेग प्राप्त हो गया, ये चाहे आपने दिया हो चाहे अपने आप ऊर्जाओं से आया हो, इसमें कोई नुकसान नहीं है ऊर्जा में। हवा का प्रतिरोध नगण्य है, हम नहीं मान रहे उसको। तो कुल मिलाकर EA पर जो ऊर्जा है वो क्या है, mgh, यहाँ से देखे यहाँ तक की, और जो ऊर्जा आपने दी वो कितनी है, 1/2 m UA², यह आपने दिया, जिसमें UA का जो मान है आपका ये रहा, देखो 20 मीटर प्रति सेकंड। अब बात करें B पे वस्तु रुक चुकी है, वेग हो जाएगा VB जो 0 है, और कितनी ऊंचाई तक गई है, बड़ा H छोटा h जोड़ दिया जाए, कुल ऊंचाई यहाँ तक हो गई है mgh + h, और वेग हो गया है 1/2 m, उसको माना तुमने UB का वर्ग। तो ये बात हो रही है केवल इन दोनों की, दोनों को बराबर कर दिया हमने। हम देखें इसमें जो mgh का पद है, mg बड़ा h, ये कट जाएगा। अब हम देखें 1/2 m UA, ये है 20 का वर्ग, और ये हो गया mgh, और यहाँ पर अंतिम जो वेग वहाँ मिला वो मिला तुम्हें 0, यानी अधिकतम ऊंचाई तक गया तो कितना माना गया, 0। तो इस प्रकार तुम अधिकतम ऊंचाई निकालते हो। ये 0, ये जो पद है पूरा ये 0 हो गया, तो m काट लो तो कितना आ गया, देखो 400/2/g, ये आ गया h। तो h का जो मान है वो कितना आ रहा है, देखो h का मान आ रहा है तुम्हारा 400/20, g कितना है 10, तो 400/20 कितना, 20 हो गया। तो तुम्हारा ये 20 मीटर जो है h का मान आ रहा है, ये आ गया तुम्हारा h का मान। ठीक, अब क्या करना है, अब मान लीजिए तुम्हें यहाँ चाहिए, वेग चाहिए यहाँ पे C पे, ठीक, तो कोई भी, या तो A वाला या B वाला कोई भी लगा दो, क्योंकि ऊर्जाएं तो समान हैं। तो A वाले से लगा देते हैं, यानी हम ये जान रहे हैं कि EA बराबर EC, ये भी हम जान रहे हैं, और EB = EC, ये भी हम जान रहे हैं, दोनों बातें हैं ऐसे। तो किसी से भी हल कर दो, चाहे EA बराबर इसी से कर दो, चाहे EB बराबर इसी से कर दो, दोनों से तुम्हें प्राप्त होगा, यहाँ पर जो वेग है उसका जो परिमाण है, यानी जो चाल है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। गति की दिशा नीचे की तरफ है, ये आप देख ही रहे हैं, है ना। तो अब मान लो लगा दूँ मैं यही लगा दूँ EA बराबर EC, तो कैसे लगाऊंगा, देखो पहले मैं ये लगा देता हूँ, चलिए देखते हैं। EA, तो EA तो है मेरे पास, ये रहा मेरे पास EA, ठीक, यानी mgh + 1/2 m और 20 का स्क्वायर, ये है EA, जिसमें जो h का मान है वो है 100 मीटर। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ,
तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो है UC और उसकी ऊंचाई क्या मानी गई है, 0 है, क्योंकि यहाँ से ऊंचाई ले रखी है हमने mgh, हम mgh मान रहे हैं, तो सबसे नीचे के स्थिति को क्या मानते हैं, 0 पर मानते हैं, ये कॉमन सी बात है। तो ये इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी हो गई, 0 हो गई, यानी इसमें हो गया mg 0 और यहाँ पर वेग या चाल बन गई mvc²। ठीक, अब देखिए ये वेग चाहे आपने ऊपर को दिया हो चाहे नीचे को दिया हो, इससे यहाँ के vc पर फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको vc वही प्राप्त होगा। अगर आप नीचे की तरफ 20 से फेंक दें तो भी आपको यही प्राप्त होगा vc, ऊपर को फेंक दें तो भी यही प्राप्त होगा। किस पे फर्क पड़ेगा, समय पे फर्क पड़ेगा। जब ऊपर से आएगा तो ज़्यादा समय लेगा और यहीं से यहीं गिरेगा नीचे सीधे तो कम समय लेगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तब आएगा लौट के। लेकिन अंतिम जो चाल है vc, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समीकरण ऊर्जा का बता रहा है कि जो 20 है ये प्लस में है या माइनस में है, ऊपर को फेंका है कि नीचे को फेंका है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर अब यहाँ से ये 0 हो गया, m हटा लें तो ये हो गया GH प्लस ये देखो 402, ये 200 हो गया, और ये आ गया vc²/2। अब ये 2 है, इसको भी तुम हटा सकते हो, यहाँ से हटा दो इस 2 को और इसको यहाँ गुणा कर दो। ठीक, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 400 और ये बन जाएगा 2GH। अब देखो 120, ये हो गया 200, तो ये हो गया 600, कुल बन गया 600 और ये हो गया vc और ये हो गया 600 का वर्गमूल, ये हो गया तुम्हारा मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो इस प्रकार क्या है, तुम्हें vc प्राप्त हो गया। तो ये बिल्कुल ही सरल सा एक उदाहरण जो बताता है किस प्रकार ऊर्जा के समीकरणों को लगाना होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम को लगाना होता है। ये बात कौन सी क्लास की चल रही है, अभी तक हम चल रहे हैं कक्षा 9 में, अभी हम कक्षा 11 में नहीं आए, अभी हम जाएंगे कक्षा 11 में, अभी हम 9 में चल रहे हैं। लेकिन अब 9 तक बस इतनी ही बात है, अब मैं जो भी आगे करूँगा वो कक्षा 11 का ही होगा। ठीक है।